हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि अभी हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे के लिए शार्पन करें, जो आगे हमारे आने वाले एग्जामिनेशन है। और इस बार एक डिफरेंट एग्जामिनेशन आप दोगे। जब भी दोगे आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन अगर दोगे क्लास 12th के स्टूडेंट और क्लास 10th के स्टूडेंट्स और क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सेशनल एग्जाम होने वाला है, और पहली बार जो क्लास 10th से 11th में भी आए थे और जिनको अपना सिलेबस भी ढंग से नहीं पता था और इस तरह का जो सिनेरियो प्रेजेंट सिनेरियो हुआ है उसमें किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, कुछ मैं हिंट आपको दे देता हूँ ताकि इनको ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ें। ठीक है ना। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आपको ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ रही है, फिजिकली आप टीचर्स के कांटेक्ट में नहीं है, तो मैं उसी के रिगार्डिंग कुछ बातें करने जा रहा हूँ। बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए मैं बात करूंगा क्योंकि यही मेरे सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स क्लास 11 के जो स्टूडेंट हैं जो अभी अभी क्लास 10th से एंटर हुए क्लास 11th में, एक तो होता है कि अगर आप क्लास में स्कूल में भी जाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट तब भी जज नहीं कर पाते कि क्लास 11 को पढ़ना कैसे स्टार्टिंग में। और अपनी सिचुएशन तो बिल्कुल डिफरेंट है अभी कि हम स्कूल में अभी तक गए भी नहीं जब से स्कूल स्टार्ट हुआ, स्कूल कॉलेजेस हमारे, और हमें घर से रहकर ही स्टडीज करनी पड़ रही है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं अगर आप बातों को ध्यान से ना समझे तो। देखिए क्लास 11th में स्टूडेंट्स बेसिकली हम क्या सीखते हैं कि क्लास को पढ़ना कैसे, सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे, क्योंकि क्लास 12th में जब आप पहुंच जाएंगे तो क्लास 11th का ऐसा नहीं है कि हर कुछ रिलेट करता है। 10 to 20% सिर्फ डायरेक्ट रिलेट करता है, इनडायरेक्टली पूरा का पूरा 100% रिलेट करता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पढ़ना कैसे है सब्जेक्ट को, कैसे सब्जेक्ट को टाइम देना है, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, वो चीज़ सिखाती है अपनी क्लास 11th। तो उसी का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक मिथ है कि क्लास 11th में आके सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 11th में आपने देखा होगा बहुत सा सिलेबस, जैसे अगर मैथ्स को हम थोड़ा अलग रख ले, बाकी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ वही होता है जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उसका बेसिक लेवल होता है। मेरा कहने का मतलब है चीज़ें ऐसी नहीं होती कि जिनके आपने नाम ही नहीं सुने हुए। ग्रेविटेशन होता है, आपने नाम सुना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, लॉज ऑफ मोशन, ये नाम आपने इनके सुने हुए रहते हैं, भले ही इनको थोड़ा सा और अंदर डीप में जाकर आपको पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री में भी काफ़ी कुछ आपने पढ़ा रहता है, IUPAC ने थोड़े थोड़े आपने सीखे रहते हैं, भले ही आपको अच्छे लेवल पर यहाँ पर सीखना होता है। और एक प्लस पॉइंट जो है क्लास 11th का वो ये कि जब आप क्लास 11th को पढ़ते हो तरीके से, तो आप साथ ही साथ अपने सेशनल एग्जाम के साथ साथ आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होते हो, अगर आप तरीके से डीपली सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो तो। हाँ, मैथ्स में आपके बहुत सी चीज़ें आपको, क्लास 11th के स्टूडेंट अगर हैं तो मैथ्स में आपको बहुत सी चीज़ें नहीं दिखती है। सेट्स आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होता, रिलेशंस फंक्शन कभी नहीं पढ़े होते, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होती है लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन टाइप का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपने नहीं पढ़े होते। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, ऐसे सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े होते थे मैथ्स में। इस बार इनकी नई एंट्री होती है और इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, आगे जाकर फिजिक्स में भी इंटरफेयर करते हैं और कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में स्ट्रेट लाइन का पोर्शन का इंटरफेयर है आगे जाकर भी। क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए मैं उन्हें कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स आपका जो फिजिक्स है, क्लास 12th की जो फिजिक्स है, मैंने बार बार बताया कि इसको पढ़ने का मोड क्या होना चाहिए। पिछले ईयर से जो लास्ट ईयर है, इस ईयर में कुछ सिलेबस रिडक्शन भी हुआ नो डाउट, लेकिन मोर और लेस आपका जो सिलेबस है उसकी डिजाइनिंग लगभग उसी तरह की है जैसी पहले थी। फिजिक्स को आपने उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जैसे आपके सीनियर्स ने पढ़ा था। कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत कुछ तो आप क्लास 11th में सीख गए होंगे कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लास 11 की फिजिक्स भी बहुत ब्यूटीफुल थी और उसने भी आपको वो सब कुछ सिखाया था जिसकी जरूरत आपको क्लास 12th में। स्टार्ट कैसे करना चाहिए? स्टार्ट ऐसे करना चाहिए कि जो भी चैप्टर है पहले उस चैप्टर को थॉरोली आपने पढ़ना चाहिए। जैसे क्लास 12th फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलना चाहिए। जो कोरेस्पॉन्डिंग डेरिवेशन होता है हर आपके चैप्टर में, उसको करते हुए चलना चाहिए। और कोशिश करें कि डेरिवेशन को आप याद न करें, मगअप ना करें, आप उस डेरिवेशन को समझते हुए चलें। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि आपका डेरिवेशन पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाता है, और दूसरा ये कि जब न्यूमेरिकल्स आप करते हो तो आप चीज को रिलेट कर पाते हो, लिंक कर पाते हो। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डेरिवेशन को सिर्फ वो याद कर लेते हैं। याद करने से क्या होगा कि आप आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको अपने पे एक बर्डन महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आप पीछे की चीज भूल तो नहीं रहे। ये तब लगेगा जब आप चीजों को याद करते हुए चल रहे हो, लेकिन अगर आपने चीजों को समझा हुआ है तो ये प्लस पॉइंट बनाते हुए चलेगा। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने कोई डेरिवेशन पढ़ा,
बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा मान लिया आपने फिजिक्स में, और आपने इसको तरीके से इसको डिराइव करा, आप इसमें यूज होने वाले हर लॉ को आपने फील किया, उससे आपको क्या फायदा होगा कि डेरिवेशन तो पोर्शन आपका स्ट्रांग हो गया, इसमें आपको फ्यूचर में ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऊपर से आप जो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे उनको समझ पाओगे, और न्यूमेरिकल्स तो कर पाओगे ही पाओगे, ऊपर से डेरिवेशन में भी इसका असर पड़ेगा, यानी कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आप उस चीज को प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल में देख पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे, अगर आपने तरीके से समझा था तो इसीलिए फिजिक्स में ध्यान रखें, हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा उस पर बेस्ड जो डेरिवेशन होता है वो, और तीसरा पोर्शन है न्यूमेरिकल। इन तीनों को ना आपने एक इनका ट्राइंगल बनाना है, यानी कि हर चीज एक दूसरे से रिलेट करती है। कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो डेरिवेशन समझ पाओगे, डेरिवेशन अच्छे से समझ पाया तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, और ओवरऑल अगर ये तीनों को आपने एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिया तो आपकी फिजिक्स अच्छी हो पाएगी। और ध्यान रखना, हमेशा मैं कहता हूँ ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ठीक है ना, इसीलिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि इस पर आपका बहुत टाइम लग रहा है, अभी आपके पास वो टाइम है कि सफिशिएंट टाइम है आपके पास कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। इसलिए ये नहीं सोचना अपने को कि अक्टूबर नवंबर तक हमें सिलेबस फिनिश करना है या ऐसा कुछ, हमें चीजों को पढ़ते हुए चलना है और टाइम की लिमिट से बाहर होकर, समयातीत होकर हमें पढ़ना है। तो ये है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स मैं हमेशा ही कहता हूं आप सभी से, वही बात फिजिक्स पे भी लागू होती है, पहले मैं बता देता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक डेफिनेटली होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। पहले तो केमिस्ट्री को जब आप पढ़ें तो आप टॉपिक वाइज, और कुछ टॉपिक जो हट गए हैं उन्हें ना पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि वो रिलेट नहीं करते हैं, इस तरह से उन्हें हटाया गया वहां से। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखें, और एक हेल्पिंग बुक, एक रिफ्रेशर टाइप की बुक अपने पास रखें जिसमें डिटेल टॉपिक डिस्कशन होता है। तो आपने मान लिया कोई एक टॉपिक उठाया, आपने सॉल्यूशन चैप्टर से कोई एक टॉपिक उठाया केमिस्ट्री में, उस टॉपिक को आपने अगर एनसीईआरटी से पढ़ा और आपको फील नहीं आया, बस सिर्फ वर्डिंग दिखी, आपको अंदर से फील नहीं आया कि चीज क्या है, उसके लिए हेल्पिंग बुक का सहारा लीजिए। हेल्पिंग बुक से बहुत अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही समझना है जितना रिक्वायर्ड है, ये बात ध्यान रखनी है। इसलिए क्या पढ़ना है से ज्यादा बेहतर ये भी है कि क्या नहीं पढ़ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो टॉपिक देखो एनसीईआरटी से, आपके जो है सिलेबस में, उस टॉपिक को एक बार कोशिश करो समझने की, नहीं समझ आ पा रहा, हेल्पिंग बुक से उसे पढ़ने की कोशिश करो, और जो अदर वीडियोस होते हैं इनसे देखने की कोशिश करो। उस टॉपिक को जैसे ही समझ लिया फिर वापस एनसीईआरटी में लौटो, और उस पर बेस्ड अगर कहीं न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको ट्राई करने की जरूर कोशिश करो। ये फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होता है, ये चीज आप करते हुए चलो, और फाइनली जब चैप्टर ऐसे कर आपका फिनिश हो जाए केमिस्ट्री का, तो आपको लास्ट में क्या करना है, आपको जितनी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। उन क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आप शुरुआत में नहीं कर सकते, आप पहला कदम एक्सरसाइज से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी ही नहीं आती होंगी। इसलिए बेसिक टर्मिनोलॉजी तभी आएंगी जब आप चैप्टर को शुरुआत से लेकर एंड तक पढ़ते हुए आएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि आपकी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, आपको हर एक लाइन उसकी तरीके से पता होनी चाहिए, और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली आना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि केमिस्ट्री को बाइफरकेट करके पढ़ना है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि आपको पूरी केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, ऐसा कोशिश मत करना कहने की। क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री अलग हो गया, न्यूमेरिकल पोर्शन वाला चीज अलग हो गई, वो उन लोगों को ज्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है जिनको थोड़ा मैथ से प्रॉब्लम है ना, तो उनको थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज जो दूसरा पोर्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां पर पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक इनको, डी ब्लॉक इनको पढ़ते हो आप, एफ ब्लॉक को, वो वाला जो पोर्शन है इनऑर्गेनिक वाला थोड़ा समझने का और थोड़ा याद करने का सब्जेक्ट है, मेमोराइज आपको करना है। उसके बाद जो अगला ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक नो डाउट बहुत अच्छा समझने का एक सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें याद भी करनी होंगी, कुछ बेसिक जो टर्म्स होंगे, जो टेक्निकल टर्म्स होंगे, उन्हें आपको याद करते हुए भी चलना होगा। और तीनों को बाइफरकेट करके पढ़ो, ऐसा नहीं कि पूरा तीनों को एक साथ केमिस्ट्री मत बोलो, इनमें से चूज करो कि किस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में या फिजिकल में, उसमें आप ज्यादा टाइम अपना आप कंज्यूम करो। ये बात थी केमिस्ट्री के लिए। मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हैं, आप हो सकता है कॉमर्स स्टूडेंट भी हो, आपने अभी तक की बातें सुन ली हो, जो कि आपके लिए जरूरी नहीं भी थी क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका नहीं था। लेकिन मैथ्स के स्टूडेंट क्या करें, और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि चाहे कॉमर्स के हों, लेकिन बुक्स तो आप सभी की एक ही होती हैं, और कुछ सिलेबस रिडक्शन भी हुआ। लेकिन मैं एक बात जो देखता हूँ, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं आपको बताता हूँ ये बात उनकी कन्वे करता हूँ कि उन्होंने कोई
इस तरह का हिसाब ही नहीं रखा कि क्या हटा है क्या नहीं हटा, वो सब कुछ पढ़ते हुए चल रहे हैं। मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है। आपको कोशिश करनी चाहिए मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि लिंक टूट गए तो बेकार हो जाएगा, और जो कुछ है उसे पढ़ने की कोशिश करें। सिलेबस से जो हटा हुआ है उसे हम बाद में लास्ट के 2-3 मंथ में हम अलग से हटा सकते हैं कि चलो इसको फिर थोड़ा इस पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीटली एक्सरसाइज करते हुए चलना चाहिए और आपको इस चिंता से दूर रहना चाहिए कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं क्लास 12 की, ध्यान रखना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के या फिर कोई भी सब्जेक्ट के आप जिसकी तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस हमेशा हर किसी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जैसे मैथ्स जब आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स आप में से कहते हैं कि कैलकुलस पढ़ रहे, कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, टफ लगता है किसी को ईजी लगता है। क्या है कि मेन चीज़ ईजी उसको लगता है जिसने जितना ज़्यादा टाइम जिस सब्जेक्ट में दिया है उसको वो सब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा ईजी लगता है, चाहे वो कितना भी टफेस्ट हो। ये बात ध्यान रखने लायक है। आप खुद एक बात ऑब्जर्व करिए या खुद अपने आप से पूछिए, क्या प्रीवियस क्लासेस में कभी या फिर अभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई चीज़ ना आपको बहुत टफ लगती थी, लेकिन आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ने से मेरा मतलब है आपने उसमें टाइम देना स्टार्ट कर दिया। आपने अगर किया हो तो आप फील कर पाओगे, नहीं किया है तो आगे फील करोगे कि जब आप किसी सब्जेक्ट पे टाइम देने लगते हो ना, चाहे वो कितना भी टफ हो, फिर वो पता नहीं क्यों आपका अपना सब्जेक्ट बन जाता है। तब आप प्राउडली ना सामने खड़े होकर जब आपसे कोई पूछता है मेरा फेवरेट क्या है, तो आप बोलते हो मेरा फेवरेट टॉपिक वो वाला है ना। क्यों हो पाता है ऐसा? क्योंकि आप उस पर टाइम दे पाते हो। इसलिए ना एक बात ध्यान रखना, कोई भी टफ नहीं है, कोई भी इजी नहीं है। टफ तब तक है जब तक आपने उस पर प्रॉपर टाइम नहीं दिया। अगर कोई चीज़ आपको एकदम से समझ में नहीं आ रही तो ध्यान रखो आपसे बहुत कुछ बड़ा करवाना चाह रही है, इसीलिए वो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका ध्यान है, वो अपनी ओर खींच रही है और आपको फिर उसके साथ जस्टिस करना चाहिए, आपने उस पर अपना ध्यान देना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक हो, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कैलकुलस है, आपको लगता है कैलकुलस में प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो किसी को भी बचपन से कैलकुलस नहीं आती थी, सबने यहीं आके सीखी जहाँ पर आप हो, जहाँ पर जिस स्टैंडर्ड में आप हो, यहीं पर आकर सबने सीखी है। लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, आपको तो फिर भी बहुत कुछ आता होगा, है ना। तो जीरो लेवल से मैं अपनी बात करूं, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, कैसे पढ़ा था कैलकुलस, मैंने ऐसे पढ़ा था कि क्वेश्चन था, सॉल्यूशन जैसे मुझे मिल गया, मुझे पता चल गया ये सॉल्यूशन है, टीचर्स ने कराया था, उस सॉल्यूशन पर ही प्रैक्टिस करता रह गया। ये नहीं देखा कि कुछ इधर उधर कुछ नहीं, उसी सॉल्यूशन को, ये समझ लो कि मैं उस चीज को मैंने मेमोराइज कर लिया वाली बात उस समय, है ना, उस चीज को सॉल्यूशन कर दो। अब इससे होता क्या है ना, स्टेप्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। बैठाना नहीं है आपने अपनी तरफ से, आपने उसको प्रैक्टिस करते रहना, आपने लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। मतलब ऐसा नहीं कि याद भी करना है, तो ऐसा भी नहीं कि सब कुछ याद कर दिया, कुछ भी आप स्टेप्स याद कर सकते हो, आप अंदर की चीजें याद नहीं कर सकते, है ना। ये ऐसा करते हुए जब आप चलोगे ना, तो आपके मन में ना आइडियाज क्रिएट होंगे, आइडियाज आपके मन में आइडिया बन रहे हैं धीरे धीरे। फिर कोई एक अननोन क्वेश्चन जब आएगा, आप उसको भी आसानी से डील कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, हर सब्जेक्ट में जैसे करते हैं वैसे ही। तो आप डिसाइड करें सबसे पहले कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, उसमें किस में आपको डिफिकल्टी होती है। जिसमें डिफिकल्टी आपको लगती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को टाइम देना है और ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करनी है। और इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट को हमने अंडर एस्टिमेट करना है, हमने वहीं पर दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी टाइम निकालना है। बस ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा उसमें निकालना चाहिए जिसमें आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो। और ध्यान रखना कि कोई भी सब्जेक्ट को, मान लिया कुछ भी अगर टफ सा लग रहा है, तो अगर आपने उसे छोड़ दिया, अगर आप उससे हट गए, आपने उसकी तरफ मुंह फेर लिया अगर उससे, तो क्या होगा, वो चीजें वही रहेंगी, एग्जाम आपका अपने टाइम से होगा, सब कुछ होगा, बस आप एक जो रिवॉल्यूशन, क्रांति होने वाली थी, उससे आप बच गए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपको चैलेंज कर रहा है, उस सब्जेक्ट के आगे आकर फेस टू फेस उससे बात करें। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था क्लास 11, 12 और 10 के स्टूडेंट के साथ, कि अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से आपको करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आपकी होती है, इस कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो के लिख सकते हैं, मैं उन्हें कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें, और अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगता हो कि आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तो उन्हें जरूर शेयर करें अदर इंडी स्टूडेंट के साथ भी इस वीडियो को। और आप जाएं चैनल की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा कि मोर देन 800 वीडियो लेक्चर्स अभी तक इस चैनल में बन चुके हैं। प्रणव पांडे इस चैनल का नाम है, जो कि मेरा भी नाम है।
तो क्या है कि यहाँ पर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के लेक्चर्स हैं, क्लास 12th की, 11th की मैथमेटिक्स है और 11th की फिजिक्स है, 11th की केमिस्ट्री है, 12th की फिजिक्स है। आप कुल मिलाकर चैनल में विजिट करें, देखें आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको चैप्टर के लिंक भी दिए हुए, आप डायरेक्ट भी उसमें क्लिक करके सीधे चैप्टर में पहुंच सकते हैं। अदरवाइज एक बार यूट्यूब में चैनल नाम डालकर प्रणव पांडे आप सर्च कर देखें कि आपके लायक उसमें क्या क्या है। और जो भी आपकी क्वेरीज हो जरूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर उन्हें पढ़ूंगा और आपको उसका रिप्लाई करूंगा। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।